अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था कि एनसेड्स क्या होती हैं। एनसेड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ा था। फिर हमने इरेकिडोनिक एसिड के बारे में आपको बताया था कि इरेकिडोनिक एसिड क्या होता है, उसके पाथवे के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्लासीफाई कर दिया था एनसेड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिलेक्टिविटी एंड इरिवर्सिबिलिटी। फिर हमने वहाँ पर लेक्चर को एंड करते हुए ये बात कही थी कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बात पढ़ेंगे कि किस तरह से जो कॉक्स वन सेलेक्ट जो नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स हैं वो किस तरह से कॉक्स वन और कॉक्स टू दोनों पे बाइंड कर जाती हैं, और जो सेलेक्टिव कॉक्स टू है वो कॉक्स टू पे ही सिर्फ क्यों बाइंड करती हैं और किस तरह बाइंड करती हैं। तो उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि साइक्लो ऑक्सीजनेज जो एंजाइम्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे सही है। अब यहाँ पर कुछ हम एडवांस टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। मैं उसको साइड बाय साइड जो है वो उनका टर्म्स के मायने भी बताते चले जाऊंगा। बेसिकली साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम्स जो होते हैं वो होते हैं होमोडाइमर एंजाइम। होमोडाइमर्स का मतलब ये होता है कि उसके पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, और उन दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स के जो अमाइनो एसिड्स के रेजिड्यूज होते हैं वो सेम होते हैं। उनका ऑर्डर भी सेम होता है और उनकी टाइप भी सेम होती है। मतलब अगर एक जो डाइमर है, डाइमर में से जो एक मोनोमर है उसके पास जो अमाइनो एसिड, जैसे फॉर सपोज ये जो है वो साइक्लोऑक्सीजनेस का एक रेफर स्ट्रक्चर में समझा। ये दो डाइमर्स हैं, एक ये है और एक ये है। ये दोनों क्या मिलके बना रहे हैं, एक जो है वो होमोडाइमर्स बना रहे हैं सही है। ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है। अब होमोडाइमर्स का मतलब ये है कि ऐसा एंजाइम जिसके जिसके एक मोनोमर में जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे वही सेम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स दूसरे वाले में भी होंगे। अगर इसके पास टायरोसिन 385 पर है तो इसके पास भी टायरोसिन 385 पर ही होगा। अगर इसके पास आर्जिनिन 120 है तो इसके पास भी आर्जिनिन 120 ही होगा। अगर उसका नंबर 120 है तो उसका नंबर भी 120। मतलब दो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स है, दोनों के अंदर सेम अमाइनो एसिड्स होंगे और नंबर भी सेम होगा। तो ऐसे ही जो है वो जो स्ट्रक्चर रखने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो होमोडाइमर्स कहलाते हैं। तो उनमें से एक एंजाइम जो है वो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स है। कॉक्स वन हो या कॉक्स टू हो, दोनों होमोडाइमर्स होते हैं और इनके अंदर जो है वो हीम ग्रुप होता है सही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉक्स वन एंजाइम का मेन काम होता है PgG2 को रिड्यूस करना PgH2 के अंदर। तो जो रिडक्शन होती है बेसिकली वो हिस हीम की बेसिस पर जो है वो हो रही होती है सही है। इसके अलावा ये जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होते हैं ये मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। तो इनके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड रीजन भी जो है वो मौजूद है जो इन्हें मेम्ब्रेन ऑफ द किसी भी सेल से जो है वो बाउंड हुआ होता है। अगर जैसे हम प्लेटलेट कॉक्स की बात करें तो कि प्लेटलेट है, इसके पास अगर साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम है तो साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम जिस रीजन से मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेटलेट से बाउंड हुआ होगा तो उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन सही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्स एंजाइम्स जो है वो बता दिया। अब हम ये देखते हैं कि कॉक्स वन एंजाइम और कॉक्स टू एंजाइम में क्या डिफरेंस है सही है। इसकी बेसिस पर ड्रग की बाइंडिंग में भी डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि हमने ये तो बात की थी ना कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स है और कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि नॉन सेलेक्टिव है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये एंजाइम्स में डिफरेंस होने की वजह से आया है। अब हम ये देखेंगे कॉक्स वन और कॉक्स टू किस तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएशन शो करते हैं और किस तरह से सिमिलैरिटी शो करते हैं। पहले हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं। कॉक्स वन और कॉक्स टू दोनों ही साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम्स हैं। कॉक्स वन एंजाइम और कॉक्स टू एंजाइम के अंदर जो है वो अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी को देखें तो दोनों के स्ट्रक्चर्स में एक्टिव साइट सेम है। कॉक्स वन एंजाइम के पास भी पेरोक्सीडेज एक्टिव साइट होती है, कॉक्स टू एंजाइम के पास भी पेरोक्सीडेज एक्टिव साइट होती है सही है। कॉक्स वन एंजाइम इनके पास जो है वो कैटालिटिक साइट होती है, कॉक्स टू एंजाइम के पास भी कैटालिटिक साइट होती है, और दोनों ही होमोडाइमर्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड डिवीजन दोनों में होता है। यानी कि इनके अंदर जो है वो हाई डिग्री ऑफ सीक्वेंस आइडेंटिटी है। मतलब अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस भी आपको जो है वो काफी जगह पर जो है वो सेम मिलेगी। मतलब कॉक्स वन एंजाइम में जो अमाइनो एसिड्स जिस सीक्वेंस पे होंगे, जिस रीजन पे होंगे, उसी रीजन पे जो है वो आपको जो है वो क्या कहते हैं कॉक्स टू में भी मिलेंगे। यानी कि इनकी एक्टिव साइट की जो टोपोलॉजी है, मतलब इनका जो सरफेस एरिया है एक्टिव साइट का, या इसके साथ साथ एक्टिव साइट में जो अमाइनो एसिड्स मौजूद है वो समवॉट एक दूसरे से सिमिलर है। लेकिन इस सिमिलैरिटी होने के बावजूद भी कॉक्स वन और कॉक्स टू एंजाइम में थोड़ा फर्क होता है।
फंक्शन के एतबार से भी फर्क होता है और स्ट्रक्चर एतबार से भी फर्क होता है। अब फंक्शन एतबार से क्या फर्क होता है, फंक्शनल पर्सपेक्टिव से हमने बात की थी कि कॉक्स 1 एंजाइम हाउसकीपिंग होता है, और ये जो है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटिव होता है। बॉडी के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिसिन और ल्यूकोट्राइन्स बना होता है, ये वो होते हैं जो हमारी फिजियोलॉजी के अंदर मेन रोल प्ले करते हैं। और कॉक्स 2 एंजाइम जो होता है बेसिकली वो नॉर्मली डिटेक्टेबल नहीं होता, ये इंड्यूसिव नेचर का होता है। बॉडी में इन्फ्लामेशन हुई या कोई मेलिग्नेंसी की कंडीशन है, या हमारे पास कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है XYZ है, तो उसके नतीजे में ये इंड्यूस हो जाता है। एक तो फंक्शनल बेसिस पे मैंने आपको ये डिफरेंस बता दिया। सेकंड मैंने ये बताया कि कॉक्स 1 एंजाइम जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिसिन एंड इसके अलावा ल्यूकोट्राइन्स, सॉरी, इसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन बनाता है। लेकिन कॉक्स 2 एंजाइम इन्फ्लेमेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है जिसमें PGE2 मेन है। इसके अलावा प्रोटीएसिस एंजाइम इनमें भी इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी बनाता है जो कि इन्फ्लेमेशन में पार्ट प्ले करते हैं। ये तो फंक्शनल एस्पेक्ट से बात हो गई। अब स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से डिफरेंस ये है कि कॉक्स 2 एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो 20% जो है वो बेसिकली आपके पास लार्जर जो है वो होता है देन द कॉक्स 1 एंजाइम। कॉक्स 2 की जो एक्टिव साइट होती है वो 20% ज्यादा उसका सरफेस एरिया होता है एज कम्पेयर टू द कॉक्स 1 एंजाइम। क्यों? अब इसका रीजन ये है कि डिस्पाइट कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के दरमियान जो है वो सीक्वेंस सिमिलैरिटी है, मतलब अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस सिमिलैरिटी है, लेकिन कुछ ना कुछ अमाइनो एसिड्स की कुछ जगहों पर अमाइनो एसिड्स की रिप्लेसमेंट हो जाती है। अब वो कौन कौन सी जगह है वो मैं आपको आगे जाके डायग्राम के जरिए शो करूंगा, सही है। लेकिन बेसिक अमाइनो एसिड्स जो कैटालिसिस ऑफ एराकिडोनिक एसिड या बाइंडिंग विद एनसेड से रिस्पॉन्सिबल है वो सेम होती है, उनकी नंबरिंग में फर्क आ जाता है, क्योंकि कुछ साइट्स ऑफ कॉक्स 2 में सब्स्टिट्यूशन हो जाती है अमाइनो एसिड्स की। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड जो कॉक्स 1 एंजाइम में मौजूद था, वो जो है वो कॉक्स 2 एंजाइम में वेलिन से रिप्लेस हो जाता है, सही है। रिप्लेसमेंट हो जाती है, जब इस वेलिन से रिप्लेसमेंट हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है कॉक्स 2 एंजाइम का वो बढ़ जाता है, मतलब उसका एक्टिव साइट बढ़ जाता है इस रिप्लेसमेंट की वजह से। अच्छा, अब अगर हम बात करें टोटल अमाइनो एसिड्स की, तो 24 अमाइनो एसिड्स जो है वो मौजूद होते हैं कॉक्स एंजाइम्स में, जो कि एराकिडोनिक एसिड या सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के अंदर जो है वो आपके पास रोल प्ले करते हैं, चाहे वो कॉक्स 1 की बात करें चाहे वो कॉक्स 2 की बात करें। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है, आइसोल्यूसिन और वेलिन में। कॉक्स 1 एंजाइम में जो आइसोल्यूसिन है वो आइसोल्यूसिन प्रेजेंट होता है कॉक्स 1 एंजाइम में, और कॉक्स 2 में आइसोल्यूसिन हट के वेलिन आ जाता है। लेकिन ये वेलिन आ जाता है, लेकिन इससे ये एक ही सब्स्टिट्यूशन नहीं होती, और भी सब्स्टिट्यूशन होती है। कॉक्स 2 एंजाइम में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोफिलिक पॉकेट भी मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास कॉक्स 2 सेलेक्टिव कॉक्स 2 ड्रग जो है वो वहाँ पे बाइंड हो पाती हैं, सही है। क्यों बाइंड हो पाती है? क्योंकि वहां पर जो है वो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोफिलिक साइड पॉकेट जो है वो मौजूद होती है, और जितनी भी आपको सेलेक्टिव कॉक्स 2 ड्रग मिलेंगी उसमें आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोफिलिक ग्रुप मिलेगा। एक्स्ट्रा हाइड्रोफिलिक ग्रुप इसलिए हमने जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर लगाया ताकि वो ड्रग जो है वो सेलेक्टिवली जाकर जो है वो एक्स्ट्रा हाइड्रोफिलिक पॉकेट से बाइंड हो कॉक्स 2 की, और सेलेक्टिव हो जाए कॉक्स 2 के लिए। ये जो एडिशनल एक्स्ट्रा हाइड्रोफिलिक जो पॉकेट है जो मैं यहाँ पे कॉक्स 2 में बात कर रहा हूँ, ये कॉक्स 1 में मौजूद नहीं होती, तो ये भी एक डिफरेंस जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला, सही है। तो ये हमने बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम हमने पढ़ लिया कि हीम ग्रुप दोनों में मौजूद होगा, पेरोक्सीडेज साइड दोनों में मौजूद होगी, कैटालिटिक साइड दोनों में मौजूद होगी। सिर्फ फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क आ रहा है अमाइनो एसिड्स की ओरिएंटेशन के अंदर, कि जो अमाइनो एसिड आइसोल्यूसिन कॉक्स 1 में मौजूद था वो सब्स्टिट्यूट हो गया वेलिन से कॉक्स 2 में, और वेलिन में और कॉक्स 2 में एक एडिशनल हाइड्रोफिलिक पॉकेट आ गई, जिसकी वजह से जो है वो एक हमें एडिशनली जो है वो एक फीचर मिला कि हम एक अपनी ड्रग के अंदर अगर हाइड्रोफिलिक ग्रुप लगाएंगे तो वो कॉक्स 2 के लिए सेलेक्टिव हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे आके हमने बेसिक एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर पढ़ा। अब जैसे ये इसकी पिक्टोरियल डायग्राम है, पिक्टोरियल डायग्राम से हम समझते हैं, मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है वो कॉक्स एंजाइम्स जो है वो बेसिकली होमोडाइमर्स होते हैं। होमोडाइमर्स का मतलब क्या है कि इसमें दो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक मोनोमर है ये दूसरा मोनोमर है, सही है। और होमोडाइमर का मतलब ये कि जो अमाइनो एसिड्स इस रीजन पे मौजूद होंगे वही अमाइनो एसिड्स इस रीजन में मौजूद होंगे।
जो नंबर जिस नंबर पे मौजूद होंगे, जिस पोजीशन पे, जिस सीक्वेंस पे, वो इस सीक्वेंस पे भी मौजूद होंगे। सही है, तो ये होमोडाइमर्स कहलाते हैं। सही है, अभी ये मैं सिर्फ कॉक्स वन की आपको समझा रहा हूँ। सही है, जिस तरह से यहाँ पर हीम ग्रुप मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हीम ग्रुप ग्रुप मौजूद है। और जहाँ हीम ग्रुप मौजूद होता है वो साइट कहलाती है पैरा ऑक्सीडेज साइट, क्योंकि वो साइट जो है वो रिडक्शन में इन्वॉल्व होती है। होता क्या है, जब इरेकिडोनिक एसिड जो है वो एंटर होता है कॉक्स एंजाइम में, तो वो अपने आप को जो है वो यहाँ के अमाइनो एसिड्स के अंदर अपने आप को जो है वो फिट कर लेता है। और फिट करने के बाद साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम क्या करता है, बेसिकली हीम के थ्रू जो है वो टायरोसिन जो अमाइनो एसिड जो हीम के बिल्कुल अपोजिट साइड पे होता है, बेसिकली जो पैरोऑक्सीडेज जो साइड है उसकी अपोजिट साइड वाली जो है वो कैटालिटिक साइड होती है, जिसे हम साइक्लोऑक्सीजनेज साइड भी कहते हैं। मतलब सारा का सारा रिएक्शन इस साइड पे होता है, और वहां पर जो मेन अमाइनो एसिड जो कैटालिसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है, जो रिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है एराकिडोनिक एसिड की, वो टायरोसिन 384 होता है। ये टायरोसिन 384 जैसे यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से अपोजिटिवली अपोजिट टू द पेरोक्सिडेज साइड दूसरे डायमंड पे भी, दूसरे मोनोमर पे भी मौजूद होगा। सही है, तो इस तरह से रिडक्शन होती है कि इलेक्ट्रॉनिक एसिड जो है वो बेसिकली एंटर करता है। एंटर करने के बाद अपने आप को जो है वो अटैच करता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के साथ, और जब उसकी अटैचमेंट हो जाती है तो पेरोक्सिडेज के अंदर जो हीम ग्रुप होता है वो टायरोसिन रेसिड्यूज को रिड्यूस कर देता है, और हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से रेगुलरिक एसिड जो है वो PgH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर फर्दर जो है वो आगे प्रोसेस जो है वो चलता है। अब अगर आप इसको देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो मैंने आपको बताया कि इसमें पेरोक्सिडेज साइड होती है, साइक्लोऑक्सीजनेज साइड होती है, जिसे हम कैटालिटिक साइड भी कहते हैं। जिस तरह से यहाँ पे सीरीन रेसिड्यूज मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से इस साइड पर भी सीरीन रेसिड्यूज उसी नंबर पे मौजूद होंगे। अच्छा, अब इसके हम थोड़े डेप स्ट्रक्चर में जाते हैं। डेप स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली हमने ये बात की कि आपके पास जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स होते हैं, कॉक्स वन और कॉक्स टू में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था उनके एक्सिस साइड का। सही है, जहाँ से जो है वो लाइगेट अंदर जहाँ से जो है वो सबस्ट्रेट अंदर एंटर हो रहा है, उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस ये है कि कॉक्स टू का जो एक्सिस साइट होता है, जो एक्टिव साइट होता है, बेसिकली वो 20% लार्जर होता है देन द कॉक्स वन। वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि कॉक्स वन का जो आइसोल्यूशन है वो वैलिन से रिप्लेस हो जाता है कॉक्स टू में, और कॉक्स टू में जो है वो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोफिलिक बाइंडिंग साइड होती है जो कि कॉक्स वन में मौजूद नहीं होती। ये दो डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। सही है, अच्छा, अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को मजीद देखें, तो इसके स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि होमोडाइमर्स होते हैं और एक मेम्ब्रेन बाउंड डोमेन होता है, जिससे ये जो डायमर्स होते हैं ये मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो एंकर हुए हुए होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो अटैच हुए होते हैं, यानी कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम के तौर पे आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। सही है, इसके अलावा बेसिकली जो साइक्लोऑक्सीजनेज साइट होती है, वहां से आपको एक एल शेप चैनल जो है वो मिलता है। देखिए ये एक एल शेप चैनल है। सही है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक एल शेप चैनल है। सही है, अब ये एल शेप चैनल जो है वो ऊपर से जो है वो क्या होता है, बेसिकली ये ब्रॉड होता है, और जैसे जैसे ये नीचे आता रहता है वैसे वैसे ये कंजर्व होता जाता है। सही है, तो जब ये नीचे आता है तो नीचे आके बेसिकली एक ये चैनल बनाता है, बेसिकली ये चैनल बन रहा है। सही है ना, और यहाँ पर बेसिकली आपके पास एक कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो बेसिकली फॉर्म हो जाती है। अब इस कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स मौजूद जो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म करने के लिए अमाइनो एसिड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें आर्जिनिन 120 होता है। यानी कि यहाँ पर जो कॉन्स्ट्रिक्शन बन रही है, देखिए ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया ना एरिया, ये ब्रॉडर एरिया था और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया है। सही है, तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें आर्जिनिन 120 है, ग्लूटामेट है, इसके अलावा टायरोसिन 355 है। ये सारे अमाइनो एसिड जो है वो कॉन्स्ट्रक्शन बनाने के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आर्जिनिन 120 है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी आर्जिनिन 120 मौजूद होगा, और ये आर्जिनिन अमाइनो एसिड कॉक्स 2 में भी मौजूद होता है। सिर्फ नंबरिंग का फर्क आता है, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोफिलिक एक पॉकेट की वजह से जो है वो वहाँ पे नंबरिंग में चेंजिंग आ जाती है, लेकिन अमाइनो एसिड सेम ही रहते हैं। सही है, सिर्फ नंबरिंग में फर्क आता है। सही है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो है वो बेसिकली ब्रॉडर होता है, और ये जब नीचे आता है तो इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन साइट बनती है, और ये इसकी जो है वो लॉबी होती है, जिसके थ्रू जो है वो इराकिडोनिक एसिड यहाँ से या एनसेड्स यहाँ से एंटर करती है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। सही है, अब हम आते हैं इस वाली डायग्राम के ऊपर, जिसमें हमने बताया कि कॉक्स वन और कॉक्स टू एंजाइम में डिफरेंस क्या है। कॉक्स वन एंजाइम को अगर आप देखें, तो मैंने आपको बताया कि इसका जो बेसिकली एक्सेस साइट होता है, यानी कि जो इसकी लॉबी होती है जहाँ से ये एंटर होता है एराकिडोनिक एसिड, वो जो है वो बेसिकली आपके पास स्मॉलर होती है।
ये वाली साइड जो है वो आपको स्मॉलर नजर आएगी। ये साइड जो है वो बेसिकली आपको स्मॉलर स्मॉलर होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हाइड्रोफिलिक पॉकेट मौजूद नहीं है। सही है। दूसरी बात ये है कि अगर कॉक्स टू में देखें तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है वो बेसिकली साइड पॉकेट मौजूद है। और यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो है वो आइसोल्यूसिन मौजूद होता है। ये आइसोल्यूसिन कॉक्स वन एंजाइम में क्या करता है, ये जो है वो बेसिकली इस बाइंडिंग साइट को जो है वो बेसिकली गार्ड करता है। सही है। जिसकी वजह से जो है वो सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स जो है वो यहाँ पर आ नहीं सकते। सही है। सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स इसलिए जो है वो बेसिकली सिलेक्टिव है, क्योंकि कॉक्स वन एंजाइम के ऊपर जो आइसोल्यूसिन मौजूद है वो उनकी बाइंडिंग को जो है वो रोक देता है। उनको उस साइट को जहाँ पे उन्हें बाइंड होना होता है उसको गार्ड करता है। सही है। लेकिन ये आइसोल्यूसिन कॉक्स टू एंजाइम में जाके जो है वो वैलीन से रिप्लेस हो जाता है। जब वैलीन से रिप्लेस हो जाता है तो ये देखेंगे, ये पॉकेट जो है वो यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे पॉकेट नहीं है, यहाँ पे पॉकेट बन जाती है। जिसकी वजह से कॉक्सिब्स जो है वो बेसिकली फिर यहाँ पे अप्रोच कर पाते हैं, क्योंकि एक तो इनका लार्जर जो है वो 20% लार्जर है एरिया, इनका एरिया लार्जर नहीं है। इसकी वजह से कॉक्सिब यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बल्की होता है। इसकी वजह से जो है वो इसमें एक्सेस नहीं कर सकते। और सेकंड रीजन क्या है ना एक्सेस करने का, बाइंडिंग पुअर शो करने का, क्यों? क्योंकि आइसोल्यूसिन यहाँ पे इनकी पॉकेट को गार्ड किया हुआ है। लेकिन कॉक्स टू एंजाइम में अगर हम देखें तो आइसोल्यूसिन वेलिन से रिप्लेस हो गया, एक स्मॉलर अमाइनो एसिड आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पॉकेट बन गई। इसी वजह से सिलेक्टिव कॉक्स टू जो है वो ये एंजाइम जो है वो कॉक्सिब्स को अलाउ करता है कि इसके साथ बाइंड कर सके। तो इस तरह से हमने दोनों में देख लिया कि सेलेक्टिव कॉक्स टू सिर्फ कॉक्स टू से ही क्यों बाइंड करते हैं, क्योंकि वेलिन अमाइनो एसिड पॉकेट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो एक्सेस कर जाती है कॉक्स टू को। कॉक्स वन को इसलिए एक्सेस नहीं कर पाती क्योंकि आइसोल्यूसिन जो है वो उस पॉकेट को जो है वो गार्ड कर लेता है और अलाउ नहीं करता कॉक्स सेलेक्टिव कॉक्स टू को कि वो कॉक्स वन एंजाइम पे अपनी बाइंडिंग शो करे। सही है। अच्छा जी। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि हमारे पास सिर्फ आइसोल्यूसिन ही वैलीन से रिप्लेस नहीं होता, कुछ और अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जो कि रिप्लेसमेंट इसमें देखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि जो हाइड्रोफिलिक पॉकेट होती है उसमें बेसिकली आपके पास क्या होता है, उसमें हमारे पास जो है वो आइसोल्यूसिन 434 वहां पे सब्स्टिट्यूट आइसोल्यूसिन 434 जो कॉक्स वन एंजाइम में मौजूद होता है, और हिस्टिडीन जो 513 में मौजूद होता है, वो जो है वो बेसिकली वैलिन से रिप्लेस हो जाता है आइसोल्यूसिन। और सेकंड अमाइनो एसिड कौन सा है, हिस्टिडीन, जो है वो आर्जिनिन से रिप्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो कॉक्स टू वाले ड्रग्स को जो है वो एक्सेस मिल जाती है कॉक्स टू से, सेलेक्टिव कॉक्स टू ड्रग्स को एक्सेस मिल जाती है कॉक्स टू से बाइंडिंग के लिए। यानी कि अगर मैं इस डायग्राम को आपको दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पर बेसिकली कॉक्स वन में आइसोल्यूसिन और हिस्टिडीन मौजूद थे, जिसकी वजह से आइसोल्यूसिन ने क्या किया हुआ था, इस जगह को गार्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से कॉक्स टू ड्रग्स जो सेलेक्टिव कॉक्स टू ड्रग्स यहाँ पे नहीं आ सकती थी। लेकिन कॉक्स टू एंजाइम में क्या हुआ, आइसोल्यूसिन वैलिन से रिप्लेस हो गया और जो हिस्टिडीन था वो आर्जिनिन से रिप्लेस हो गया, जिसकी वजह से जो है वो ये जगह जो है वो खुल गई और जो है वो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोफिलिक पॉकेट बन गई। और ये अमाइनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर था, वैलिन और आर्जिनिन जो है वो हिस्टिडीन और आइसोल्यूसिन से जो है वो थोड़े स्मॉलर होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं, जब कोई चीज़ स्मॉलर होती है तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सही है। तो इसकी वजह से जो है वो बेसिकली इसका 20% एरिया जो है वो इंक्रीज हो गया, और इस तरह से कॉक्स टू एंजाइम्स को जो है कॉक्स टू एंजाइम जो है वो फेवर करने लगे सिर्फ सेलेक्टिव कॉक्स टू ड्रग्स को बाइंडिंग करने के लिए। तो सब्स्टिट्यूशन सिर्फ वैलिन की नहीं होती, हिस्टिडीन की भी होती है आर्जिनिन से। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, अब किस तरह से जो है वो ड्रग्स बाइंड होती हैं वो हमें समझना है। कौन कौन से अमाइनो एसिड जो है वो बाइंडिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये समझने से पहले हमें ये पता करना होता है कि जो हमारा ओरिजिनल सबस्ट्रेट है बॉडी के अंदर, वो किस तरह से जो है वो बाइंडिंग जो है वो बेसिकली शो करता है। सही है। तो हमें पता होना चाहिए कि इरेकिडोनिक एसिड जो ओरिजिनल बेसिकली आपके पास सबस्ट्रेट है, वो किस तरह से कॉक्स के कौन कौन से अमाइनो एसिड्स को यूज करते हुए बाइंडिंग शो करता है। तभी तो हम उसकी बाइंडिंग को ओवरलैप करके ड्रग्स के अंदर वो स्ट्रक्चर देंगे, वो ग्रुप्स लगाएंगे जो कि सेम जगह पे बाइंडिंग जो है वो शो करें। तो वो मैंने आगे वाली स्लाइड में डाला है। अभी से मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि जितनी भी एनसेड्स हैं वो जो है वो बेसिकली एसिडिक होती हैं। उनके अंदर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो मौजूद होता है। वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करता है, वो जाकर जो है वो कॉक्स के
कॉक्स 1 हो चाहे कॉक्स 2 हो, उसके आर्जिनिन अमाइनो एसिड से जो है वो बेसिकली बाइंड करता है। आर्जिनिन अमाइनो एसिड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो बेसिकली क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान एक आयनिक इंटरेक्शन बन जाता है, जिसकी वजह से जो एनसेड्स होती हैं वो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के आर्जिनिन से जो है वो बाइंड कर जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप को दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ एंकर करता है, जिसमें हमारे पास जो है वो टायरोसिन 385 एक मेन अमीनो एसिड है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टायरोसिन 385 जो है वो अमीनो एसिड था जो कि आपके पास ऐसे हीम वाली साइड या पेरोक्सिडेज वाली साइड के जो है वो बेसिकली आपके पास अपोजिट था। जब ड्रग का जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है या एराकिडोनिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जब वो एर्जिनिन 120 से बाइंड कर लेता है, तो बाकी स्ट्रक्चर की जब बाइंडिंग हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है वो कुछ पार्ट टायरोसिन 385 से भी जो है वो बाइंड हो जाते हैं कि 385 टेरोसिन इन क्या करता है, बेसिकली रिडक्शन में काम करता है एराकिडोनिक एसिड की। तो ये जो है वो हमने यहाँ पे बात की, इस तरह से सबस्ट्रेट की जो है वो बाइंडिंग होती है। अभी देखेंगे कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के मैंने जो है वो रेजिड्यूज आपको बताया कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स में डिफरेंस आता है। जिस तरह से टायरोसिन 385 यहाँ मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह से थायरोसिन 385 कॉक्स 2 पे भी मौजूद है। जिस तरह से सीरीन 530 यहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह से थीरीन 530 यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह से आर्जिनिन 120 कॉन्स्ट्रिक्टेड साइड पे मौजूद है, इसी तरह से आर्जिनिन 120 कॉन्स्ट्रिक्टेड साइड पे मौजूद है। सिर्फ फर्क कहाँ आया, फिर से फर्क आया बेसिकली साइड पॉकेट पे। सही है, साइड पॉकेट देखें दोनों में मौजूद है, कॉक्स 2 में भी मौजूद है, कॉक्स 1 में भी मौजूद है, लेकिन फर्क क्या हुआ, आइसोल्यूसिन 523 अमीनो एसिड बड़ा था स्ट्रक्चर में, उसने क्या किया, उसने साइड पॉकेट को गार्ड कर लिया, जिसकी वजह से सेलेक्टिव कॉक्स 2 ड्रग्स जो है वो इस साइड पॉकेट पे जाके अपनी बाइंडिंग शो नहीं कर सकती, इसकी वजह से वो कॉक्स 1 पे बाइंड नहीं करती। सही है। और अगर हम कॉक्स 2 में देखें तो यही आइसोल्यूसिन जो है वो बेसिकली क्या हुआ, रिप्लेस होके किसमें कन्वर्ट हो गया, वैलिन में। अब वैलिन एक स्मॉलर अमाइनो एसिड था, देखिए इसका स्ट्रक्चर बड़ा था आइसोल्यूसिन का, इसका स्ट्रक्चर छोटा हो गया, जिसकी वजह से अब साइड पॉकेट जो है वो बेसिकली एक्सेस हो गई, जिसकी वजह से सेलेक्टिव कॉक्स 2 जो है वो इस साइड पॉकेट में एक्सेस कर पाए और अपनी उन्होंने बाइंडिंग शो करी। इसी तरह से यहाँ पे हिस्टडीन था, वो रिप्लेस हो गया किससे, आर्जिनिन से। देखिए पोजीशन ऑफ द अमाइनो एसिड सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन से एंजाइम क्या जो है वो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ड्रग की बाइंडिंग चेंज हो रही है। इसी वजह से कुछ ड्रग्स जो है वो कॉक्स 2 के लिए सिलेक्टिव है और कुछ ड्रग्स जो है वो नॉन सिलेक्टिव है। नॉन सिलेक्टिव के स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि वो कॉक्स 1 पे भी बाइंड कर सकती हैं और कॉक्स 2 पे भी बाइंड कर सकती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई यहाँ पर तो जो है वो साइड पॉकेट तो दोनों में है, और अगर कोई नॉन सेलेक्टिव ड्रग है तो वो कॉक्स 2 के साइड पॉकेट पे तो बाइंड हो जाएगी, लेकिन वो इस पॉकेट पे तो बाइंड नहीं हो सकती, तो वो कॉक्स 1 के कहाँ बाइंड होगी, तो कॉक्स 1 के जो है वो आर्जिनिन 120 पे बाइंड होगी, और जो बाकी आपके पास जो है वो रीजन है वहां पर बाइंड होगी, वहां पे जाके जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आर्जिनिन 120 देखिए टायरोसिन 385 यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, तो कुछ अमाइनो एसिड हैं जो दोनों में सेम है। स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी का हमने फायदा उठा के जो है वो एक ऐसी ड्रग बनाई जो कि दोनों के उन अमाइनो एसिड से बाइंड करे जो कि सेम है। आर्जिनिन 120 यहाँ पर भी है, आर्जिनिन 120 यहाँ पर भी है, सीरीन 530 यहाँ पर भी है, सीरीन 530 यहाँ पर भी है, टायरोसिन 385 यहाँ पर भी है, टायरोसिन 385 यहाँ पर भी, जिसकी वजह से एक नॉन सेलेक्टेड ड्रग इजीली अपने आप को कॉक्स 1 से भी बाइंड कर लेती है और कॉक्स 2 से भी बाइंड कर लेती है। सिर्फ फर्क कहाँ आता है, साइड पॉकेट का, कि जब वो कॉक्स 2 पे जाएगी तो वो साइड पॉकेट से बाइंड करेगी, लेकिन जब वो कॉक्स 1 पे आएगी तो वो साइड पॉकेट से बाइंड नहीं कर सकती, लेकिन दूसरे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं उसको बाइंड करने के लिए, इसलिए वो एक नॉन सेलेक्टिव है कि उसके अंदर स्ट्रक्चरल फीचर्स मौजूद हैं कि वो दोनों एंजाइम से बाइंड कर सके। लेकिन सेलेक्टिव कॉक्स 2 है, उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चरल फीचर्स होंगे कि वो सिर्फ साइड पॉकेट पे ही एक्सेस करेगी, जिसकी वजह से वो सिर्फ कॉक्स 2 पर ही जाएगी, कॉक्स 1 पे नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी साइड पॉकेट जो है वो गार्ड हुई हुई है। मैंने आपको यहाँ पे क्लियर पिक्चर जो है वो दे दी दोनों तरफ की। अच्छा, अब कोई भी ड्रग की बाइंडिंग समझने से पहले हमें उसके ओरिजिनल सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को जो है वो देखना होता है। सही है, मैंने आपको पहले बताया था कि कॉक्स के ऊपर जो है वो बेसिकली कॉक्स का सबस्ट्रेट कौन है, रेकिडोनिक एसिड। कॉक्स एंजाइम किसको कैटेलाइज करता है, रेकिडोनिक एसिड को। अब हमें ये देखना होता है कि रेकिडोनिक एसिड किस तरह से अपने आप को जो है वो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स को यूज करते हुए बाइंडिंग शो कर रहा है। तो मैंने बताया था आपको 24 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बाइंडिंग के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सबस्ट्रेट की विद द कॉक्स।
तो अगर हम देखें तो एराकिडोनिक एसिड किस तरह से अपने आप को जो है वो बाइंडिंग शो कर रहा है कि यहाँ से जो है वो एंटर हुआ। एंटर होने के बाद जो है वो उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था वो आयनाइज होकर उसने जो है वो टायरोसिन 355 और आर्जिनिन 120 से जो है वो बाइंडिंग शो कर ली। आर्जिनिन बेसिकली आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव अमाइनो एसिड है, तो उसने जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन के ऑक्सीजन नेगेटिव से जो है वो बाइंडिंग शो की। देखिए आपको यहाँ पे बाइंडिंग दिख रही है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, अमाइन ग्रुप भी पॉजिटिव होता है, तो वो ऑक्सीजन के नेगेटिव से बाइंडिंग शो कर रहा है। इस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बेसिकली टायरोसिन अमाइनो एसिड्स के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए इंटरेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये जो है वो इंटरेक्शन यहाँ पर जो है वो आयनिक इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कर लेता है। फिर जो रेस्ट ऑफ द हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, देखिए ये पूरा हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, ये क्या कर रहा है कि इन सारे अमाइनो एसिड्स जो है से जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एंकर कर रहा है। अब आप देखें तो 5 वाला डबल बॉन्ड, 8 वाला डबल बॉन्ड, 11 वाला डबल बॉन्ड और 14 वाला डबल बॉन्ड। सही है। जो ये 14 वाला डबल बॉन्ड है ये जो है वो टायरोसिन 385 से जाके जो है वो बाइंडिंग शो कर रहा है। इस तरह से रेकिडोनिक एसिड अपने आप को जो है वो एंकर कर लेता है बेसिकली आपके पास जो है वो कॉक्स एंजाइम के अंदर। अब अगर हमें कोई ड्रग बनानी है जो इसी साइट पर जाकर जो है वो बेसिकली क्या करे, इनहिबिट कर दे कॉक्स एंजाइम की एक्टिविटी को, तो हमें वो स्ट्रक्चरल फीचर्स देने होंगे ड्रग के अंदर जो है वो बेसिकली सबस्ट्रेट के साथ रिसेंबल करें और जो है वो क्या कहते हैं आपके पास सेम अमीनो एसिड से बाइंड करें जिनसे जो है वो एराकिडोनिक एसिड बाइंड करे। इसलिए आपको एनसेड्स के अंदर जो है वो उनके स्ट्रक्चर में जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड तो लाजमी मिलेगा। वो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने इसलिए डाला है ताकि वो अर्जिनिन 120 से बाइंड हो सके वो ड्रग, और टायरोसिन 355 से बाइंड हो सके। और उनके अंदर हमने एरोमेटिक रिंग भी डाली होगी, क्योंकि देखिए आप इस एराकिडोनिक एसिड के अंदर जो है वो क्या है, 4 बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड है। तो एरोमेटिक रिंग जो है वो बेसिकली इन इन बॉन्ड से जो है वो रिसेंबल कर रही होगी, और उनके अंदर एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप होगा जो कि रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एराकिडोनिक एसिड से जो है वो रिसेंबल कर रहा होगा और बाइंडिंग शो करेगा। लेकिन उनका एक्शन क्या होगा कि वो जो है वो इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करेंगी कॉक्स 2 पे। सही है। अच्छा, यही मैंने बात बताई कि जितनी भी एनसेड होती है उनके अंदर फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो वो अपने आप को कार्बोक्सिलिक आयन फॉर्म करके आर्जिनिन 120 से बाइंड करती हैं। इसके साथ साथ जो है वो एसिडिक सेंटर के साथ जो है वो एक एरोमेटिक लिंक भी लगी हुई होती है, या एक हेटेरो एरोमेटिक रिंग भी होती है, जो कि आपके पास एराकिडोनिक एसिड के अंदर जो 5 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है या 8 पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है उससे जो है वो बेसिकली रिसेंबल करती है। सही है। फिर मैंने बताया कि इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी आपको एसिड्स मिलेंगी जिसमें एक एडिशनल लिपोफिलिक ग्रुप भी होगा, जो कि आपके पास उसके साथ उनके अंदर अल्काइल चेन भी होगी, या उसके साथ एक और रिंग लगी हुई होगी, जो कि आपके पास जो है वो 11 और 14 इन पोजीशन पे जो बॉन्ड होता है एराकिडोनिक एसिड का उससे रिसेंबल करी होती है। मतलब हमने एराकिडोनिक एसिड के स्ट्रक्चर को समझ के पूरा एक जो है वो एसिड्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन कर लिया। सही है। यानी कि एसिड्स में आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक आयन मिलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, उसके बराबर में एक एरोमेटिक लिंक लगी हुई होगी या तो हेटेरो एरोमेटिक होगी। सही है। उसके बराबर में बेसिकली आपके पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और जो है वो एरोमेटिक रिंग के दरमियान 1 कार्बन का डिस्टेंस होना जरूरी है, ये इसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सही है, वो हम आगे एसआर में पढ़ेंगे। एक एरोमेटिक रिंग मौजूद होगी या हेटेरो एरोमेटिक रिंग होगी, उसके साथ जो है वो एडिशनल कोई भी लिपोफिलिक ग्रुप लग सकता है जो कि एरोमेटिक भी हो सकता है, और उसके साथ एक अल्काइल चेन लगी हुई होगी। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये सेम तरीके से रिसेंबल करता है जिस तरह एराकिडोनिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये जो एरोमेटिक रिंग होती है ये जो है वो 5 और 8 पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड होता है एराकिडोनिक एसिड से उससे रिसेंबल करती है। मतलब जिस तरह से 5 और 8 पोजीशन वाला डबल बॉन्ड जिन अमाइनो एसिड से बाइंड करेगा उन्हीं अमाइनो एसिड से एरोमेटिक रिंग बाइंड करेगी। जिन अमाइनो एसिड से एराकिडोनिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड बाइंड करेगा उन्हीं अमाइनो एसिड से एनसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड बाइंड करेगा। और जिन अमाइनो एसिड से जो है वो 11 और 14 इन पोजीशन ऑफ एराकिडोनिक एसिड का डबल बॉन्ड बाइंड करेगा और रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर बाइंड करेगा, उसी सेम अमाइनो एसिड से एनसिड्स का जो है वो एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप और अल्काइल चेन बाइंड करेगी। लेकिन फर्क क्या है, एराकिडोनिक एसिड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएगा यानी कि एंजाइमेटिक एक्शन को फेवर करेगा, लेकिन एनसिड जो है वो एंजाइमेटिक एक्शन को इनहिबिट करेंगी और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देंगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया यहाँ पे सब कुछ। अच्छा,
बाइंडिंग की बात करें तो ये वाला बताइए कि आपके पास जो है वो बाइंडिंग का डिफरेंस हमने पहले डिस्कस किया आगे, कि सिर्फ एक समराइज यहाँ पे दिया हुआ है कि जो डिफरेंस क्यों आ रहा है बाइंडिंग के अंदर, डिफरेंस जो बाइंडिंग के अंदर डिफरेंस आ रहा है उसी की वजह से जो है वो एक ड्रग सेलेक्टिव बन रही है और एक ड्रग नॉन सेलेक्टिव बन रही है। क्यों डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि अमाइनो एसिड्स की सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है। पॉकेट साइज, एक में हाइड्रोफिलिक पॉकेट मौजूद है, एक में हाइड्रोफिलिक पॉकेट मौजूद नहीं है। सही है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जो है वो बताया। नॉन सेलेक्टिव के स्ट्रक्चरल फीचर्स इस तरह से होंगे कि वो दोनों की एक्टिव साइट पे जा सकती है, कॉक्स 1 पे भी जा सकती है, कॉक्स 2 पे भी जा सकती है। सही है। लेकिन वो कॉक्स 1 पे उन अमीनो एसिड से बाइंड करेगी जिन पे वो कॉक्स 2 से भी बाइंड कर सकती है, लेकिन कॉक्स 2 की कहाँ बाइंडिंग शो करेगी? वो एडिशनल जो हाइड्रोफिलिक पॉकेट होगी वहां पर वो बाइंडिंग शो करेगी। सही है। तो यहाँ पर मैंने इसकी समरी लिख दी है। सही है। अच्छा, अब मैंने बताया था कि हाइड्रोफिलिक पॉकेट में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो है वो आर्जिनिन 513 होता है, और जो है वो मैंने आपको बताया था कि वैलिन होता है। वैलिन छोटा होता है जिसकी वजह से जो है वो एक्सेस जो है वो मिल जाता है, लेकिन कॉक्स 1 में जो है वो आइसोल्यूसिन बड़ा होता है जिसकी वजह से वो वहां पर जो है वो नहीं जा सकता। सही है। तो यही वाली बात बताई कि आपके पास दोनों हाइड्रोफिलिक पॉकेट दोनों में होती है, कॉक्स 1 कॉक्स 2 में, लेकिन कॉक्स 1 में इसलिए एक्सेसिबल नहीं होती क्योंकि आइसोल्यूसिन बड़ा रेजिड्यू होता है, तो वो जो है वो गार्ड कर लेता है पॉकेट को, जिसकी वजह से कॉक्स 2 सेलेक्टिव ड्रग्स जो है वो वहाँ पे नहीं पहुंच पाती। जैसे यहाँ पे मैं आपको और क्लियर पिक्चर दिखा दूं कि ये कॉक्स 1 एंजाइम है और ये क्या है? कॉक्स 2 एंजाइम है। सही है? अब पहले हम नॉन सेलेक्टिव की बात करते हैं। सही है। नॉन सेलेक्टिव जो ड्रग्स होती हैं वो कॉक्स 2 पे भी जा सकती हैं और कॉक्स 1 पे भी जा सकती हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो नॉन सेलेक्टिव जो ड्रग्स हैं वो आर्जिनिन 120 पे भी बाइंडिंग शो कर रही हैं कॉक्स 1 के, और आर्जिनिन 120 ऑफ कॉक्स 2 से भी बाइंडिंग शो कर रही हैं। सही है। लेकिन और दूसरी बात ये है कि यानी कि ये सेम अमीनो एसिड से बाइंडिंग शो करी, यानी इसी वजह से ये नॉन सेलेक्टिव है। जिस तरह से आइसोल्यूसिन से बाइंडिंग शो करी, इसी तरह से 532 पे वैलिन से भी बाइंडिंग शो कर रही है। सही है। और थर्ड बात क्या है? थर्ड बात ये है कि आपके पास जिस तरह से 513 पे बाइंडिंग शो कर रही है स्टडीज से, इसी तरह से आर्जिनिन ऑफ द 513 से भी जो है वो अपने आप को एंकर कर रही है। इसलिए ये नॉन सेलेक्टिव है क्योंकि ये दोनों के सेम, दोनों कॉक्स 1 और कॉक्स 2 पे दोनों सेम अमीनो एसिड्स पे जो है वो बेसिकली बाइंड करें। अब हम सेलेक्टिव कॉक्स 2 पे आ जाते हैं। सेलेक्टिव कॉक्स 2 के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास उनके अंदर जो है वो हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जो है वो मौजूद होते हैं। सही है। कॉक्सिब्स के अंदर हाइड्रोफिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, होता ये कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जो मौजूद होते हैं इनके अंदर, और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा बल्कियर होता है, जिसकी वजह से ये जो है वो कॉक्स 1 को जो है वो एक्सेस नहीं कर पाती। और हमने पढ़ा था कि कॉक्स 1 एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो आइसोल्यूसिन से गार्ड होती है। तो जब कॉक्स 1 की जो एक्टिव साइट है बेसिकली उस पर आइसोल्यूसिन मौजूद होता है, तो वो हाइड्रोफिलिक पॉकेट को छुपा देता है, जिसकी वजह से कॉक्स 2 वाली ड्रग्स से बाइंडिंग शो नहीं कर पाती। तो वो कॉक्स 2 के लिए सिलेक्टिव इसलिए हो जाती है क्योंकि कॉक्स 2 में क्या होता है, आइसोल्यूसिन जो है वो वैलिन से जो है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। और वैलिन एक स्मॉलर अमाइनो एसिड है, जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं, जो साइड पॉकेट होती है, जो आपके पास एक हाइड्रोफिलिक पॉकेट होती है, वो इजिली एक्सेसिबल हो जाती है, और यहाँ पे जो है वो कॉक्स 2 ड्रग्स अपनी बाइंडिंग जो है वो शो कर देती है, और बाकी अमाइनो एसिड्स तो जो है वो सेम ही होते हैं। तो ये मैंने आपको कॉक्स 1 नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर और सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर्स का डिफरेंस बताया। यहाँ पर और क्लियर पिक्चर है कि किस तरह से इंडोमिथासिन अपने आप को जो है वो एंकर कर रही है डिफरेंट अमीनो एसिड्स में, और किस तरह से एक सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर अपने आप को एंकर कर रही है। देखें, यहाँ पर भी आर्जिनिन है, यहाँ पर भी आर्जिनिन है, सिर्फ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स का फर्क है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है किसमें, कॉक्स 2 में। सही है। ये वाली बात हमने की कि देखें कुछ इसके रीजन्स हैं जो कि रेकिडोनिक एसिड से रिसेंबल करें। देखें यहाँ पर एसिडिक सेंटर है, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपके पास होती है उनके अंदर जो है वो एसिडिक सेंटर होता है। ये एसिडिक सेंटर है, उसने आर्जिनिन और टायरोसिन से बाइंडिंग शो कर ली। इसके अलावा देखें यहाँ पे आपके पास एक हेटेरो एरोमेटिक ग्रुप है और एक लिपोफिलिक ग्रुप है। तो उसने जाके जो है वो बेसिकली अपने आप को वो किससे रिसेंबल करा है, 5 8 से और 8 डबल बॉन्ड से ऑफ एराकिडोनिक एसिड। तो इसके बाद में बताता है कि एक एक्स्ट्रा लिपोफिलिक ग्रुप होता है, वो जो है वो क्या कर रहा है, वो 14 और 11 से जो है वो बेसिकली आपके पास एंकर कर रहा है। सही है। तो इस तरह से इंडोमिथासिन अपने आप को कॉक्स 1 से जो है वो बाइंड कर लेती है। सही है। अब क्या हो रहा है, देखें इसके पास कोई हाइड्रोफिलिक ग्रुप मौजूद नहीं है। अगर इसके पास हाइड्रोफिलिक ग्रुप मौजूद होता तो तब भी ये हाइड्रोफिलिक पॉकेट से बाइंड नहीं कर पाती, क्योंकि आइसोल्यूसिन ने उस पॉकेट को गार्ड किया हुआ है। लेकिन अगर हम सेलेक्टिव कॉक्स 2 में है तो सेलेक्टिव कॉक्स 2 में बेसिकली क्या है, एक हाइड्रोफिलिक
ग्रुप जो है वो मौजूद है। तो हाइड्रोफिलिक ग्रुप मौजूद होने की वजह से इसने जो है वो बेसिकली आपके पास वेलिन से जो है वो बाइंडिंग शो कर ली। यहाँ पे वेलिन अमाइनो एसिड था, वेलिन अमाइनो एसिड ने क्या किया, उस पॉकेट को जो है वो एक्सेस कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो कॉक्स 2 जो है वो ड्रग जो है वो कॉक्स 2 सिलेक्टिव हो गई। अच्छा, यहाँ पर सारी ड्रग्स में जो एनसेड्स में जो सारी ड्रग्स मौजूद होती है उसमें से एस्प्रिन जो है वो बेसिकली एक एक्सेप्शन है। एस्प्रिन एक वाहिद ड्रग है जो कि इरिवर्सिबली एसिटाइलेट करती है दोनों एंजाइम्स को, सीरीन कॉक्स 1 को भी, कॉक्स 2 भी। ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल का मतलब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, और नॉन सेलेक्टिव है। यानी कि इसके स्ट्रक्चर फीचर इस तरह से, एक तो इसका स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा होता है, और इसमें स्ट्रक्चर फीचर और इसके अंदर हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी मौजूद होते हैं, तो ये कॉक्स 1 पे भी जा सकती है, कॉक्स 2 पे भी जा सकती है। लेकिन मसला ये, लेकिन इसका एक यूनिक फीचर क्या है कि ये टारगेट करती है सीरीन रेजिड्यूज को, और सीरीन रेजिड्यूज जो कॉक्स 1 में भी मौजूद होते हैं और कॉक्स 2 में भी मौजूद होते हैं। जब ये सीरीन रेजिड्यूज को एसिटाइलेट कर क्या करती है, उनके साथ एसिटाइल बॉन्ड बना देती है, जिसकी वजह से जो है वो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से ये इरिवर्सिबल इंटरेक्शन शो करती है, और जब तक ये बाइंड होती है, बाइंड रहती है, जब तक प्लेटिलेट जो है वो खत्म ना हो जाए या एक नया एंजाइम आके रिप्लेस ना कर जाए। अच्छा, अब इसके फंक्शन में भी थोड़ा सा चेंज है। जब ये कॉक्स 1 एंजाइम के सीरीन रेजिड्यूज को एसिटाइलेट करती है, तो ये कॉक्स 1 जो प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा होता है उनकी सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। लेकिन जब ये कॉक्स 2 के एंजाइम को सीरीन रेजिड्यूज को एसिटाइलेट करती है, तो कॉक्स 2 एंजाइम जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, और कॉक्स 2 एंजाइम जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो बनाना शुरू कर देता है। दोनों में ये फर्क है। आगे मैंने इसकी लास्ट स्लाइड में डायग्राम डाली है, जिसके मदद से आपको और ज्यादा जो है वो बेसिकली आपके पास क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। जैसे हमने बताया आपको कि ये कॉक्स प्लेटिलेट का कॉक्स एंजाइम है, जो कि आपके पास एराकिडोनिक एसिड जो है वो बेसिकली आपके पास इससे बाइंडिंग शो करता है। बाइंडिंग शो करने के बाद जो है वो यहाँ से थ्रोम्बोक्सिन A2 निकलता है, और थ्रोम्बोक्सिन A2 प्लेटिलेट की एक्टिवेशन करवाता है। अब जब हमने एस्प्रिन ड्रग दी, तो एस्प्रिन मेटाबोलाइज होकर अपने एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, जिसे हम सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। एस्प्रिन जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो जो है वो बेसिकली यहाँ पे कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों में एक्सेस करती है, और जो सीरीन रेजिड्यूज मौजूद होते हैं उनको जाके एसिटाइलेट कर देती है। अब जो ये एसिटाइलेशन हुई है, इसकी वजह से आपके पास कॉक्स जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। मॉडिफाई होने की वजह से जो है वो कॉक्स 1 एंजाइम इनकी इनिबिशन हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स नहीं बन पाते। लेकिन कॉक्स 2 एंजाइम में यही मॉडिफिकेशन जो है वो क्या करती है, वो जो है वो इन एंटी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बना देती है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी छोटा है, और इसके पास जो है वो हाइड्रोफिलिक ग्रुप भी मौजूद है। लेकिन ये बाइंड का करती है, सीरीन रेजिड्यूज पे बाइंड करती है। तो ये हमने जो है वो यहाँ पे आके जो है वो क्या कहते हैं, अपना लेक्चर वाइंड अप कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, और रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन ही रिसर्च आर्टिकल से डाली है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे, रिसर्च आर्टिकल की मदद लेंगे और इस बुक को फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप इस पे कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपने एफएआर शुरू करेंगे फ्रॉम द एनिलीन डेरिवेटिव्स। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज।